Presenting Solitude Education app, available on Google Play Store. Download now. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। नाउ इन द प्रीवियस लेक्चर बच्चे मैंने आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि जब मैं एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करूंगा तो मुझे कुछ पॉइंट्स का याद रखना पड़ेगा कि कुछ पॉइंट्स जो मैंने वहां पे नोट करके आपको चीजें बताई हुई है। ठीक है, अगर मैं एसएफडी बीएमडी की बात करता हूं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि एसएससी मेंस के अंदर आपका एक क्वेश्चन फिक्स है और वो आपका एसएफडी बीएमडी से है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है वो ऑलरेडी पता है, और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी ऑलरेडी आपको पता है, उनके साइन कन्वेंशन सब कुछ ऑलरेडी पता है। बस जिस तरह से सबका जो एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने का तरीका होता है वो सबका अपना अपना होता है, मतलब सबका अपना अपना एक मैथोडोलॉजी होती है ड्रॉ करने की। होप सो आपकी भी अलग होगी। ठीक है, तो मैं यही सजेशन कर दूंगा आप लोगों को कि आप लोग एक ही मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे, अदरवाइज किसी दूसरी मेथोडोलॉजी को फॉलो ना करें। मतलब दो मेथड्स को आपको क्लब नहीं करना। क्लियर है? चलो, ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। नाउ इट इज क्वेश्चन कमिंग आउट टू बी इन एसएससी जेईई 2004 2004 में आया था, 15 नंबर की प्रॉब्लम थी ये, और एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका फिक्स। ठीक है, चलो पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? ए हॉरिजॉन्टल बीम एबीसी, एक हॉरिजॉन्टल बीम दिया है। नाउ दिस इज द हॉरिजॉन्टल बीम एबीसी ऑफ टोटल लेंथ 5 मीटर, बीम की टोटल लेंथ है 5 मीटर, इज सिंपली सपोर्टेड ओवर द स्पैन एबी। एबी स्पैन पे सिंपली सपोर्टेड है जिसकी लेंथ है 4 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, एंड ओवरहैंग पोर्शन बीसी पोर्शन आपका ओवरहैंग है जिसकी लेंथ है 1 मीटर एज शोन इन फिगर। ठीक है, द बीम कैरीज ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ 50 किलोन्यूटन। बीम पे 50 किलोन्यूटन का कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा हुआ है। कहां पे लगा हुआ है? मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट किसका? मिड पॉइंट ऑफ स्पैन एबी। एबी स्पैन का मिड पॉइंट है, वहां पे आपका 50 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ है। ऑब्वियसली बात है, एबी स्पैन की टोटल लेंथ थी 4 मीटर, तो 2 मीटर इधर हो गया, 2 मीटर आपका इधर हो गया। क्लियर हो? एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 40 किलोन्यूटन पर मीटर ओवर द ओवरहैंग पोर्शन बीसी। बीसी ओवरहैंग पोर्शन है, उस पे आपका लगा हुआ है कितना? 40 किलोन्यूटन मीटर पर मीटर का यूडीएल लगा हुआ है। क्लियर है? ड्रू द बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स डायग्राम इंडिकेटिंग वैल्यू एट सिग्निफिकेंट पॉइंट। आपको शेयर फोर्स डायग्राम एसएफडी और बीएमडी ड्रू करना है और कुछ पॉइंट्स पे उनकी वैल्यू को भी शो करना है कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतनी वैल्यू होगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इतनी वैल्यू होगी और इस पे इतनी वैल्यू होगी। क्लियर है? बस सिंपली क्वेश्चन यही है कि आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बच्चे ड्रॉ करना है। क्लियर है? चलो अब आगे सुनो इधर मेरी बातें। ठीक है, सबसे पहले शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जब भी ड्रॉ करूंगा मेरे को पहली चीज क्या करनी है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे, आपको सबसे पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है। कोई भी क्वेश्चन दिखे आपको, कैसा भी क्वेश्चन दिखे, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आप रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे। जैसे नाउ दिस इज द बीम एबीसी, इस पे आपको रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। क्योंकि एबी पोर्शन सिंपली सपोर्टेड था तो भाई एक रिएक्शन मेरी यहाँ पे होगी, वर्टिकल रिएक्शन मैंने मान ली ये मेरी वीए है, और ये एक वर्टिकल रिएक्शन मेरी ये है वीबी। क्लियर है? चलो कैसे निकालोगे रिएक्शन? अब जब कन्वेंशनल करोगे तो कन्वेंशनल में सारी कैलकुलेशन करके दिखानी होती है। ठीक है, कैसे भाई? अब देखो, मेरे को एक बात पता है कि समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस क्या होता है? 0 होता है। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस क्या होता है बच्चे? 0 होता है। इसमें मैंने वर्टिकली अप फोर्स को ले लिया पॉजिटिव और वर्टिकली डाउन फोर्स को मैं ले रहा हूँ नेगेटिव। इसका जस्ट उल्टा भी ले सकते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? नाउ अब देखो आगे सुनो। वर्टिकली अप फोर्स कितने हैं मेरे? वीए, और दूसरा कौन सा है? वीबी। ठीक है, डाउनवर्ड कौन सा फोर्स है? 50 बच्चे डाउनवर्ड लगा है तो -50, और एक मेरा यूडीएल कितना लगा है? टोटल यूडीएल भी टोटल डाउनवर्ड ही तो लगेगा, कितना? -40 इंटेंसिटी है, 1 मीटर लेंथ पे लगा है, इंटू 1 इज कमिंग आउट टू बी 0। किसके बराबर हो गया बच्चे? 0 के बराबर। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि VA प्लस VB इज इक्वल टू कितना हो गया? डेट इज ऑफ 90। नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। मेरे पास 2 अननोन इक्वेशन है, क्या कभी सॉल्व कर पाऊंगा? नहीं कर सकता। क्या करना पड़ेगा? एक और इक्वेशन डेवलप करनी पड़ेगी। कैसे करूंगा? ए पॉइंट सिंपली सपोर्टेड था, ए के अबाउट क्या ले लेते हैं? मोमेंट ले लो। नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट द पॉइंट ए। ठीक है, आपने क्या किया बच्चे? पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट ले लिया, और मोमेंट के जो साइन कन्वेंशन थे वो कैसे अडॉप्ट करोगे भाई? क्लॉकवाइज मान लेते हैं पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं नेगेटिव। क्लॉकवाइज आप ले लो कि पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज आप ले लो कि नेगेटिव है। क्लियर है? चलो लो
करो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जब मैं करता हूं तो सबसे पहले VA का जो मोमेंट होगा वो तो ऑलरेडी जीरो ही होगा, क्योंकि VA तो उसी से पास कर रहा है। फिर दूसरा फोर्स कौन सा आएगा, 50। कैसा मोमेंट दे रहा है इसके अबाउट ये, अब इसकी टिप पकड़ो कैसे घूम रही है इसके अबाउट, क्लॉकवाइज। कितना, 50 किलोन्यूटन का लोड लगा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2, तो 50 इंटू 2, ठीक है, तो वो भी प्लस, क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो 50 इंटू 2, क्लियर हो। उसके बाद VB की टिप पकड़ो कैसे घूम रहा है इसके अबाउट ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब होता है घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन, जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, क्लॉक ऐसी तो घूमती है, और एंटी मतलब उसकी जस्ट अपोजिट। तो कितना होगा VB, ये फोर्स लगा है VB इंटू डायरेक्शन क्या, VB इंटू कितनी डिस्टेंस बचे 4, तो माइनस VB इंटू 4, माइनस VB इंटू 4, क्लियर हो। उसके बाद UDL लगा है, और UDL पता है बच्चे आपको डाउनवर्ड लगेगा, डाउनवर्ड फोर्स कितना होगा, 40 इंटू 1 इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 40, यही होगा। ये कैसे घूमेगा इसके अबाउट, देखो इसकी टिप पकड़ो बच्चे, ये कैसे घूम रहा है इस पॉइंट के अबाउट, क्लॉकवाइज, तो 40 तो प्लस 40 इंटू डिस्टेंस देखनी पड़ेगी, 2 2 4, और कहाँ लगता है मेरा UDL, हाँ CG पे लगता है, 1 मीटर का CG का कितना 0.5, ये कितना हो जाएगा, नाउ दिस डिस्टेंस इज ऑफ 0.5 मीटर, ये भी डिस्टेंस कितनी होगी 0.5 मीटर, तो कितनी 2 और 2 4, और 0.5 कितना 4.5, तो मल्टीप्लाई 4.5, इट इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। इसको सॉल्व करो, इसको बच्चे सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ आप भी सिंप्लीफाई कीजिए, कितना होगा बच्चे, नाउ 40 इंटू 4.5 प्लस 100 नाउ डिवाइडेड बाई 4, नाउ VB की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, नाउ द वैल्यू ऑफ VB इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ 70, ठीक है। VB की जो वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, नाउ द वैल्यू ऑफ VB इट इज ऑफ 70 किलोन्यूटन, ठीक है। नाउ VB बच्चे कितना आ गया यहाँ से, नाउ VB इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 70 किलोन्यूटन। VA की बात करता हूँ तो कितना होगा, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो VA प्लस VB है 90, यहाँ पे 70 पुट करोगे VB, तो VA कितना आ जाएगा यहाँ से, नाउ VA 90 माइनस 70 कितना आ जाएगा, दैट इज ऑफ 20, नाउ VA इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ 20 किलोन्यूटन। तो VA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नाउ VA इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ 20 किलोन्यूटन, क्लियर है। तो मेरा सबसे पहला स्टेप कि कहीं भी आपको क्वेश्चन अगर SFD BMD का दिख रहा है, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, आप रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे कि आपकी बीम पे रिएक्शन कितनी आ रही। अब मेरा सारा काम ओवर हो गया, मुझे सारी वैल्यूज पता चल गए, क्लियर। अब आगे मेरे को क्या करना है, मेरे को बच्चे देखो, जब मैं कन्वेंशनल क्वेश्चन ड्रॉ करूंगा, कन्वेंशनल क्वेश्चन लिखूंगा अपने मेंस के पेपर के अंदर, तो मुझे ये याद रखना है कि मैं SFD BMD को ड्रॉ तो करूंगा ट्रिक की हेल्प से, लेकिन मुझे ना उसकी कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि भाई आपने ड्रॉ कैसे किया वो तो बताना पड़ेगा ना एग्जामिनर को, वो तो बताएंगे ना कि मैंने ये ऐसे ऐसे इक्वेशंस आई थी, ये इस पोर्शन में पैराबोलिकली वेरी कर रहा था तो मैंने उसको पैराबोला बनाया था, इस पोर्शन में वो क्यूबिक वेरी कर रहा था तो मैंने उसको क्यूबिक बनाया था, उस पोर्शन में वहां पे ना कांस्टेंट वैल्यू थी तो मैंने उसको कांस्टेंट बनाया था। तो एग्जामिनर को तो बताना पड़ेगा ना, आपको एग्जामिनर को तो सब बताओगे ना भाई, ये वैल्यूज ऐसे आनी थी, ये वैल्यूज ऐसे आनी थी, सब कुछ बताना पड़ेगा ना डिटेल में आपको। तो वही मेरे को करना पड़ेगा, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को चीजें बतानी पड़ेंगी, क्लियर है। नाउ अब आगे क्या करना है, सुनो मेरी बातें ध्यान से, सुनो बच्चों ध्यान से। नाउ जस्ट ए मिनट। अब जब आप वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें, वैल्यूज को कैलकुलेट कर लें, उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप सुनो, इधर ट्रिक की हेल्प से सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले। नाउ जस्ट ए मिनट। सुनो बच्चों, इधर इधर देखो, इधर अब मुझे ना शेरफोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए थे कि पॉइंट टू बी रिमेंबर, आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने। तो मैं हमेशा जब SFD BMD ड्रॉ करूंगा, अब सबसे पहले हम SFD यहाँ पे शेरफोर्स डायग्राम जब ड्रॉ करेंगे तो हम स्टार्टिंग से चलेंगे लेफ्ट हैंड पोर्शन से, और लेफ्ट हैंड पोर्शन कौन था मेरा, ए।
अब ए पॉइंट पे सबसे पहले बच्चे देखो ए पॉइंट पे क्या लगा हुआ है आपका। ना अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूं तो ए पॉइंट पे एक मेरा वर्टिकली फोर्स लगा है 20 का। और जब मैंने बताया था कि अगर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं और कहीं पे एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा हुआ है तो उसी डायरेक्शन में आप उतनी डिस्टेंस मूव करोगे। कितना लोड लगा है बच्चे? 20 किलोन्यूटन का अपवर्ड लोड। इसका मतलब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा बच्चे? मैं कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला हूं? 20। मैंने कितनी डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल कर ली? नाउ वी हैव टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ हाउ मच? दैट इज 20। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा? 20। ए से लेके इस पोर्शन, नाउ ए से लेके इसको कुछ नाम दे देता हूं, नाउ दिस इज डी। ए से लेकर डी के बीच में कोई भी आपका लोड नहीं लगा हुआ है। इन बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में आपका कोई भी लोड नहीं लगा है। ए और डी के बीच में आपका कोई भी लोड नहीं लगा है। जब ए और डी के बीच में कोई लोड नहीं लगा हो, किसी रीजन में कोई लोड नहीं लगा होता, तो कैसा मेरी शेप बनती है शेप फोर्स डायग्राम में? वो टेबल जो मैंने बताया कैसी शेप बनेगी? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे था, तो मुझे कहाँ चलना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट चलना पड़ेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट चलना पड़ा। चलिए बच्चे, मैं हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट, मैं कहाँ पहुंच गया? मैं डी पॉइंट पे पहुंच गया। इस पॉइंट पे डी पॉइंट पे मैं पहुंच गया। ठीक है, अब जैसे ही मैं डी पॉइंट पे पहुंचता हूं, जैसे ही बच्चे मैं डी पॉइंट पे पहुंचा तो मेरे को पता चला कि एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा है डाउनवर्ड, वो भी कितना? 50। यानी कि अब मेरे को डाउनवर्ड डिस्टेंस चलनी पड़ेगी। कितनी चलनी पड़ेगी? 50। कितनी चलनी पड़ेगी? 50। ये तो भाई 20 है, ये डिस्टेंस तो 20 है ना, ये भी 20 था, ये भी 20 होगा, तो मुझे 30 और नीचे आना पड़ेगा। जब भी तो 20 और 30 मिलके क्या होंगे? 50 होंगे ना। नाउ अब बच्चे ना, मैं ना थोड़ी डिस्टेंस और मूव कर गया, और मैं थोड़ी डिस्टेंस मूव करके कितना आ गया? नाउ मैंने 30 डिस्टेंस और चल ली नीचे की तरफ। ठीक है, नाउ दिस इज 30 और ये तो था ही मेरा ऑलरेडी 20। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा था डी पॉइंट पे 50 किलोन्यूटन का डाउनवर्ड, तो मैंने नीचे डिस्टेंस चल ली कितनी? 50 किलोन्यूटन की डिस्टेंस चल ली। ये मेरा 20, ये मेरा 30। क्लियर हुआ? अब डी से बी नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ मेरा? बी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट डी से बी, मैं डी और बी के बीच अगेन मैं देखता हूं तो मुझे पता चला कि डी और बी के बीच में भाई कोई भी लोड नहीं लगा है। जब कोई लोड नहीं लगा है तो क्या बनता है शियर फोर्स डायग्राम की कंडीशन में? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगी? अगेन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से फिर मैंने मूव किया, फिर मैं पे क्या बन गया? मेरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बन गया, और मैं कहां पहुंच गया? मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच गया। समझ में आया? अरे समझ में आया? चलो, अब जैसे ही मैं बी पॉइंट पे पहुंचता हूं तो मैं यहां तक तो पहुंच गया। बी पॉइंट पे पहुंचने के बाद बच्चे मेरे को पता चला कि एक वर्टिकल लोड है कितना? 70 किलोन्यूटन का। एक वर्टिकल लोड लगा हुआ है कितना? 70 किलोन्यूटन का अपवर्ड लोड। ठीक है, तो 70 यानी कि मेरे को कितनी डिस्टेंस चलनी पड़ेगी? 70 डिस्टेंस मेरे को अपवर्ड चलनी पड़ेगी। तो भाई ये 30 तो मेरा ऑलरेडी था, मुझे कितना चलना पड़ेगा? और 40 डिस्टेंस और चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो, नाउ वी हैव टू मूव ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। मैं 40 किलोमीटर की डिस्टेंस और चलता हूँ। ठीक है, नाउ वी हैव टू मूव ए डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस? मुझे कितनी डिस्टेंस और चलनी पड़ेगी? मुझे 40 डिस्टेंस और चलनी पड़ेगी। ये तो मेरी 30 था ही, मुझे 40 और ऊपर जाना पड़ेगा। मैं चला गया 40 भाई, और 40 तो 20 से ज्यादा ही होता है ना। फिर अगेन मैंने देखा बी और सी के बीच में बच्चे क्या लगा हुआ है? यूडीएल लगा हुआ है। बी और सी के बीच में क्या लगा है? यूडीएल। जब किसी पोर्शन में यूडीएल लगा हो, बी के बाद नेक्स्ट पॉइंट सी तो आएगा। जब किसी पोर्शन में यूडीएल लगा हो तो क्या बनता है? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है बच्चे? एसएफडी के केस में क्या बनती है? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। अब इंक्लाइंड तो बच्चे ये भी हो सकती है, और इंक्लाइंड तो ये भी हो सकती है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि ये बनेगा कि या फिर ये बनेगा। ठीक है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बी और सी के बीच में मेरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी। बी और सी के बीच में मेरी इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी। इंक्लाइंड तो ये भी हो सकता है, और इंक्लाइंड में ये भी हो सकता है। तो मेरा कौन सा बनेगा? क्वेश्चन तो ये है ना कि इंक्लाइंड में आपका ये बनेगा कि ये बनेगा? ये भी इंक्लाइंड है और ये भी इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड में बनेगा कौन सा? तो भाई इंक्लाइंड में मेरे को चेक करना पड़ेगा। कैसे? अब देखो, मैंने लोडिंग की आपने सुना होगा कि जो लोडिंग का रिलेशन होता है शेयर फोर्स के साथ, लोडिंग का जो बच्चे रिलेशन होता है यानी कि डीवी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस डब्ल्यू। ये माइनस साइन किस लिए होता है? माइनस साइन इंडिकेट करता है डाउनवर्ड लोडिंग को। माइनस साइन किसको इंडिकेट करता है? डाउनवर्ड लोडिंग। यूडीएल की कैसी है? डाउनवर्ड लोडिंग ही तो है, ये भी माइनस साइन आया है। यानी कि मेरे को ये बताओ कि डीवी अपॉन डी एक्स है शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप।
भाई वीक तो क्या होता है, शेयर फोर्स होता है ना, तो डीवी अपॉन डी एक्स क्या हुआ, नाउ डीवी अपॉन डी एक्स इज द स्लोप ऑफ द शेयर फोर्स डायग्राम। वो स्लोप है किसका, शेयर फोर्स डायग्राम का स्लोप। किसका स्लोप है, शेयर फोर्स डायग्राम। और वो क्या है बच्चे, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का, अगर मैं आपसे बोलूं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x और इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव निकालता हूं यानी कि dy अपॉन dx, अगर dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग कर्व बनता है। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग कर्व बनता है। और अगर dy अपॉन dx लेस देन 0 होता है, अगर dy अपॉन dx लेस देन 0 होता है तो मेरा डिक्रीजिंग कर्व बनता है। क्या बनता है, नाउ देयर इज ए डिक्रीजिंग कर्व। कैसा कर्व बनता है, नाउ देयर इज ए डिक्रीजिंग कर्व बनता है। क्लियर है। अगर dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 होता है तो इंक्रीजिंग कर्व बनता है, अगर dy अपॉन dx लेस देन 0 होता है तो मेरा डिक्रीजिंग कर्व बनता है। ये सभी को क्लियर है, क्लियर है। अब डी फंक्शन का शेयर फोर्स डायग्राम का फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब हुआ लेस देन 0, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, इसका मतलब डिक्रीजिंग कर्व बनेगा। और डिक्रीजिंग भाई ये तो इंक्रीजिंग है ना, तो इसका मतलब ये तो नहीं बन सकता, ये डिक्रीजिंग है। इसका मतलब मेरी जो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है वो क्या आएगी, नीचे की तरफ आएगी। और सी पॉइंट पे शेयर फोर्स कितना होता है, 0, तो इसका मतलब वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से चलेगी और वो यहाँ पे आके वेट कर जाएगी। बस बन गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम। ये तो था शेयर फोर्स डायग्राम। रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना है सब पॉजिटिव, रेफरेंस लाइन के नीचे जितना भी है वो सब नेगेटिव, यानी कि ये भी पोर्शन मेरा पॉजिटिव होगा, ये भी पोर्शन मेरा पॉजिटिव होगा और ये पोर्शन मेरा क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर हुआ। रेफरेंस लाइन के ऊपर जितना है सारा पॉजिटिव होगा, रेफरेंस लाइन के नीचे जितना भी होगा वो सारा नेगेटिव होगा। ये क्या बन गया आपका, नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। ये क्या बन गया, ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। क्लियर है। नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम, नाउ दिस इज द शेयर फोर्स डायग्राम। ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम बन गया। बस भाई इसकी कैलकुलेशन दिखा देंगे बाद में करके, वो मैं बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सिंपली बस अभी देख लो कि बनेगा कैसे, बस सिंपली अभी आप सुन लो कि बनेगा कैसे। शेयर फोर्स डायग्राम बनता है लोडिंग कर्व की हेल्प से, और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो एसएफडी प्लस लोडिंग डायग्राम दोनों की हेल्प चाहिए होगी। क्लियर है। चलो समझ में आया, अभी तक समझ में आया सभी को। चलो आगे चलते हैं। सुनो, किसी को नोट करने कर लो। कर लिए ये सब नोट, ये कर लिए बच्चे अपने नोट। चलो आगे देखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज बीएमडी, नाउ नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर रहा हूं, जस्ट ए मिनट बच्चे, ठीक है। चलो ये मेरा अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए देखते हैं। नाउ नेक्स्ट कैलकुलेशन इज फॉर बेंडिंग मोमेंट। चलो चलते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये मेरा एसएफडी तो बन गया। अब नेक्स्ट बेटे मेरा पार्ट है बीएमडी, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरे को कैसे बनाना है। ठीक है। नो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनाना है, सुनो इधर। ये मेरा लोडिंग डायग्राम था। अब देखो इधर, अब पोर्शन मैंने क्रिटिकल पॉइंट का भी डिस्कशन किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि ए डी बी सी दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। ये मेरे क्रिटिकल पॉइंट है। कौन कौन से, ए डी बी एंड सी। क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट देखो, अब इधर देखो, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में, ए पे तो बेंडिंग मोमेंट 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई, सिंपली सपोर्टेड है तो 0 ही होगा। सी एंड पॉइंट है और यहाँ पे कुछ फिक्स भी नहीं है, ना कोई मोमेंट लगा, तो सी पे भी मेरा क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट 0 ही होगा। ए और डी के बीच में कोई लोड नहीं लगा है। जब ए और डी के बीच में कोई लोड नहीं लगा है तो इसका मतलब जब किसी पोर्शन में कोई लोड नहीं लगता है तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की शेप कैसी होती है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है कि नहीं। अब ए और डी के बीच में, ए पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, ए और डी के बीच में कोई लोड नहीं लगा है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी। लेकिन सवाल ये है बच्चे, सवाल तो ये है कि इंक्लाइंड तो ये भी है और इंक्लाइंड तो ये भी है, ये बनेगा कि ये बनेगा, कौन डिसाइड करेगा। अब आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, रिलेशन क्या था कि बेंडिंग मोमेंट जो होता है किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे, यानी कि बेंडिंग मोमेंट डी एम एक्स अपॉन डी एक्स
इज इक्वल टू शेयर फोर्स Vx। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो स्लोप होता है वो शेयर फोर्स के बराबर होता है कि नहीं। अब अगर मैं AC पोर्शन की बात करता हूं, AD पोर्शन की, सॉरी, अगर मैं AD पोर्शन की बात करता हूं तो AD पोर्शन में शेयर फोर्स तो पॉजिटिव है। AD पोर्शन में शेयर फोर्स क्या है? पॉजिटिव। जब AD पोर्शन में शेयर फोर्स आपका बच्चे पॉजिटिव है, AD पोर्शन में Vx की वैल्यू क्या है मेरी? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब dm अपॉन dx क्या होगा मेरा? ग्रेटर देन जीरो। और किसी भी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। भाई इंक्रीजिंग तो ये होता है ना कि ये, तो इसका मतलब क्या बनेगा? ये वाली शेप बनेगी। और मुझे ये भी पता है कि इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो था, स्टार्टिंग पॉइंट पे, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, तो इसका मतलब मैं यहाँ से, इसका मतलब मैं इसको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो और यहाँ पे इसकी कुछ वैल्यूज हो जाएगी। क्लियर है? अरे क्लियर है? नाउ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हुआ और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की कितनी वैल्यू है? नाउ 20। अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट डी पे कितनी होगा बेंडिंग मोमेंट? 20 का अपवर्ड फोर्स लगा है, 2 मीटर डिस्टेंस है, तो 20 दूनी 40। कितनी होगी? 20 दूनी 40। नाउ देयर इज ए बेंडिंग मोमेंट। कितना बेंडिंग मोमेंट लगा है यहाँ पे? 40 किलोन्यूटन मीटर। कितना हो गया? नाउ 40 किलोन्यूटन मीटर। क्लियर हुआ? समझ में आया? अरे आया कि नहीं? चलो अब आगे चलते। सुनो इधर, सुनो इधर। अब डी और बी के, अब डी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा है। मैंने ये भी आपको डिस्कशन किया था अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कि अगर लोडिंग डायग्राम के अंदर कहीं कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा है तो वो कोई इफेक्ट नहीं करता बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के केस में। किस में इफेक्ट होता है? केवल उसका एसएफडी के केस में। क्लियर हो? अगर हाँ कपल लगा होता है इस पॉइंट पे तो फिर वो इफेक्ट करता बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को। क्लियर है? अगेन डी और बी पॉइंट के बीच में मैं देखता हूं कि कोई लोड नहीं लगा। जब डी और बी पॉइंट के बीच में कोई लोड नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या बनेगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब मुझे बच्चे इतना पता चल गया डी और बी के बीच में इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बनेगी और डी और बी के बीच में शेयर फोर्स क्या है? नेगेटिव। डी और बी के बीच में शेयर फोर्स नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या होगा? लेस देन जीरो। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? नेगेटिव का मतलब होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप जीरो। लेस देन जीरो ना, नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, यानी कि डीएम अपॉन डीएक्स अगर लेस देन जीरो है, अगर डीएम अपॉन डीएक्स लेस देन जीरो, इसका मतलब क्या होगा कि एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आएगी। इंक्लाइंड तो ये भी है और ये भी है, कौन सी बनेगी? ये तो इंक्रीजिंग है ना, और लेस देन जीरो होता है तो क्या बनता है? डिक्रीजिंग। तो भाई डिक्रीजिंग तो ये है ना कि ये। अब समझ गए? अब मेरे को इतना पता चल गया कि इस पॉइंट से यहां तक वो इंक्लाइंड आएगा, यहां से चलेगा मेरा फंक्शन इस पॉइंट से। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आना है, लेकिन कहाँ आना है वो मेरे को नहीं पता, तो उसके लिए क्या पता करना पड़ेगा? मुझे वैल्यू पता लगानी पड़ेगी कि वैल्यू कितनी है किस पर्टिकुलर पॉइंट पे। बी पर्टिकुलर पॉइंट है मेरा, इस पे मेरी वैल्यू कितनी पता कैसे चलेगी? बी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट निकालो ना भाई। कैसे निकालूंगा? देखो 20, 2 और 2 4, तो 4 20 इंटू कितना हुआ? नाउ 20 इंटू 4 सेकंड देगा ना, इतना तो पता है आपको कैलकुलेशन। तो 20 का था, 2 और 2 डिस्टेंस 4, तो 20 2 नीचे 20 इंटू 4। ठीक है, ये माइनस होगा, माइनस किसका? नाउ 50 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी बचे? 2, तो 20 चौक 80, 50 दूनी 100, कितनी वैल्यू आई? माइनस के 20। कितनी वैल्यू आ गई? माइनस के 20। नाउ द वैल्यू इज हाउ मच? दैट इज माइनस 20। इसका मतलब वैल्यू मेरी 40 से चलेगी, वैल्यू मेरी 40 से चलेगी और यहाँ पे कितनी आ गई? माइनस 20 पे, यानी कि मेरी वैल्यू यहाँ से चली, वेल इसका मतलब मेरी वैल्यू यहाँ से चली और यहाँ पे कहाँ मिलेगी? माइनस 20 पे मिलेगी। क्लियर है? कहाँ पे मिलेगी? माइनस 20 पे। क्लियर है? नाउ दिस वैल्यू इज ऑफ माइनस 20। माइनस कहाँ होता है भाई? डाउनवर्ड, नीचे, रेफरेंस लाइन के नीचे नेगेटिव, रेफरेंस लाइन के ऊपर पॉजिटिव। ये मेरी रेफरेंस लाइन थी, इसके नीचे सारा नेगेटिव और इस रेफरेंस लाइन के ऊपर मेरा सारा पॉजिटिव है। क्लियर हुआ? नाउ अब नेक्स्ट पोर्शन, बीसी पोर्शन, मैंने इस पोर्शन में तो अपना कर लिया। नाउ इस पोर्शन में तो मैंने अपनी वैल्यूज ड्रॉ कर ली बी पॉइंट तक। अब मैं बात करूंगा बी से सी के बीच में, वैल्यूज की बात करूंगा बी और सी के बीच में। तो बी और सी के बीच में बना है यूडीएल। जब यूडीएल होता है तो क्या बनता है? पैराबोला। इन केस ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बनता है बच्चे? पैराबोला बनता है। बी और सी के बीच में लगा है यूडीएल, और जब यूडीएल बनता है तो मेरा पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला तो बनेगा, मुझे इतना तो पता चल गया भाई पैराबोला बनना है इस पोर्शन में, लेकिन पैराबोला कैसे बनेगा मेरे को तो नहीं पता। अब पैराबोला के लिए भी दो सिचुएशन होती है। कैसे?
अब पहले सबसे पहले तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा पैराबोला इंक्रीजिंग बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, या फिर ये ऐसा बनेगा, या फिर कैसा बनेगा वो मेरे को नहीं पता, वो मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो मेरे को एक बात बताओ, इस पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में अगर मैं बात करूं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बीसी पोर्शन, तो बच्चे बीसी पोर्शन में शेयर फोर्स डायग्राम कैसा है? शेयर फोर्स एसएफडी पॉजिटिव है। जब एसएफडी पॉजिटिव है तो मेरे को पता है डीएम अपॉन, जब शेयर फोर्स पॉजिटिव है तो मेरे को एक बात पता है, दैट इज डीएम अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू वीएक्स। और इसमें शेयर फोर्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, यानी कि डीएम अपॉन डीएक्स इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन बनेगा। इसका मतलब क्या बनेगा? इंक्रीजिंग फंक्शन। मेरे को इतना तो पता चल गया कि भाई इस वाले पोर्शन में ना मेरा ना पैराबोला बनेगा इंक्रीजिंग फंक्शन, लेकिन मुझे ना स्लोप चेक करने पड़ते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, यहाँ पे वो कुछ ऐसे मिलेगा या फिर वो कुछ ऐसे मिलेगा, ये मेरे को पता करना पड़ेगा। मेरे को इतना तो पता है इंक्रीजिंग बनेगा, इंक्रीजिंग मतलब अपवर्ड ही जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। और सी पॉइंट पे मेरे को इतना पता है, इस सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट मेरा जीरो है। जब मेरा बेंडिंग मोमेंट जीरो है तो मेरे को इतनी तो टेंशन नहीं लेनी कि वो मिलेगा कहाँ पे, मेरे को डेफिनेटली मिलना तो उसको इस पॉइंट पे, बस स्लोप की दिक्कत है। कैसे? अब सुनो इधर स्लोप का, स्लोप कैसे चेक करेंगे? मेरे को बच्चे पता है कि डीएम अपॉन डीएक्स किसी भी पर डीएम अपॉन डीएक्स किसके बराबर होता है? नाउ शेयर फोर्स वीएक्स के बराबर होता है। नाउ डीएम अपॉन डीएक्स किसके बराबर होता है? शेयर फोर्स के बराबर होता है। तो मेरे को एक बात पता है ना, मेरे को एक बात पता है कि बी पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं तो बी पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स क्या है? बी पॉइंट पे बच्चे मेरा क्या है? बी पॉइंट पे मेरे शेयर फोर्स की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जब Vx की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब स्लोप भी एग्जिस्ट करेगा। और मैंने अपने पॉइंट टू बी रिमेंबर में बताया था कि अगर ये है तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मेरा स्लोप है। अगर मुझे स्लोप जीरो करना है तो मुझे लाइन को कुछ ऐसे जाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप की वैल्यू कितनी है? जीरो। इसका मतलब मेरा ग्राफ बच्चे इस पर्टिकुलर पॉइंट से ऐसे जाएगा, वो सॉरी स्लोप एग्जिस्ट करता है ना, क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे शेयर फोर्स एग्जिस्ट करता है। जब शेयर फोर्स है तो इसका मतलब स्लोप भी होगा, यानी कि मेरा ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये भी तो स्लोप एग्जिस्ट करेगा हॉरिजॉन्टल से। अब इस पॉइंट पे बात कर लेता हूँ, कौन सा पॉइंट है ये मेरा? नाउ दिस इज द सी पॉइंट। ठीक है, ये मेरा सी पॉइंट है। सी पॉइंट पे बच्चे मेरे को एक बात पता थी, क्या पता थी? सी पॉइंट पे मेरे को एक बात सी पॉइंट पे मेरे को एक बात ये पता है कि भाई सी पॉइंट पे ना मेरा बेंडिंग मोमेंट जीरो है। सी पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट जीरो है। जब मेरा सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? सी पॉइंट पे मेरा बेंडिंग मोमेंट भी जीरो है, सी पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स भी जीरो है। देखो जीरो, तो जब मेरा शेयर फोर्स जीरो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, मेरा शेयर फोर्स की भी वैल्यू जीरो, यानी कि Vx की वैल्यू जीरो, इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप भी क्या होगा? जीरो। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप जीरो कब होगा? जब ये लाइन यहाँ पे, ये लाइन यहाँ पे कुछ ऐसे मीट करेगी, ये लाइन यहाँ पे कुछ ऐसे मीट करेगी, तभी तो स्लोप जीरो होगा। ये ऐसे मिलेगा तो इसका मतलब ये तो स्लोप एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो मेरे को फाइनली बच्चे कंक्लूजन ये मिलता है कि यहाँ से जो मेरा ग्राफ है, नाउ द ग्राफ विल बी लाइक दिस। ग्राफ मेरा बच्चे कुछ इस तरह से होगा, ग्राफ मेरा कुछ इस तरह से हुआ, समझ में आया? इस पॉइंट पे मेरा शेयर फोर्स जीरो होगा, सॉरी स्लोप जीरो होगा। क्यों? क्योंकि शेयर फोर्स जीरो था, शेयर फोर्स जीरो हुआ तो इसका मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप जीरो। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप ऐसे ही जीरो हो सकता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप एग्जिस्ट करता था। स्लोप एग्जिस्ट करने का मतलब है कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का भी स्लोप एग्जिस्ट करेगा। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप एग्जिस्ट कब करेगा? जब वो कुछ ऐसे जाएगा। अगर वो बच्चे ऐसे जाएगा तो इसका मतलब स्लोप जीरो हो गया, समझ में आया? बाकी जो मैंने आपको बताया पॉइंट टू बी रिमेंबर, इससे जो फर्स्ट लेक्चर है, इससे पहले जो लेक्चर था उसमें मैंने सारा चीजें आपको क्लियर कट चीजें मैंने बच्चे ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं। समझ में आया? समझ में आया? चलो, तो ये बना मेरा बन गया बच्चे, ये मेरा बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है? ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। ठीक है, नाउ दिस इज द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्लियर है? ये मेरा क्या बन गया? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बन गया। क्लियर है? क्लियर है? चलो, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखो कितने सिंपल वे में हमने चीजें कर ली। ठीक है, ना हमारे कोई पैनिक हुआ, ना हमें कुछ हुआ। और बेटा इस ट्रिक से अगर ड्रॉ करोगे ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम या एसएफडी बीएमडी, कभी भी आपकी गलत नहीं हो सकते। एक सिंगल पॉइंट पे डाउट नहीं आएगा, हर एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर होगा कि इस पॉइंट पे मेरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अच्छा, ये यहाँ से ऐसे ही जाएगा, ऐसे क्यों जाएगा? बस एग्जाम में ना ये ऐसे मेंशन कर देना,
ये मेंशन कर देना 2 डिग्री करके। 2 डिग्री क्यों, वो समझ जाएगा, इसका मतलब पैराबोला है। 3 डिग्री करोगे तो क्यूबिक समझेगा, और 2 डिग्री कर दोगे तो इसका मतलब समझ जाएगा भाई पैराबोला बना है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो इसको आप नोट कर लो, यू हैव टू नोट डाउन दिस पोर्शन। हाँ, इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बताऊंगा कि आगे एग्जाम में और आपको क्या कर सकते हैं और एग्जाम में आपको आगे क्या करना है। इतना नहीं करना, सिंपली इसको बना के नहीं छोड़ देना है एग्जाम में। सिंपली ऐसे ही मत करना कि ये बना के छोड़ दिया, गलत दे देगा, आधे नंबर देगा। आपको कैलकुलेशन दिखानी पड़ेगी भाई, आप ट्रिक से ड्रॉ कर लो और बाद में उसको दिखा दो कैलकुलेशन साइड बाय साइड। अच्छा, ये इस पोर्शन में शेयर फोर्स ऐसे आया था, इस पोर्शन में बेंडिंग मोमेंट ऐसे आया था। अब सुनो इधर, अब सुनो इधर, देखो इसको कैलकुलेशन कैसे दिखाओगे, कैलकुलेशन कैसे दिखानी है आपको। सुनो इधर, देखो उसको शेयर फोर्स आप क्या करोगे, सिंपली साइड में ना कैलकुलेशन दिखा दोगे ऐसे। नाउ शेयर फोर्स डायग्राम, एसएफडी की कैलकुलेशन कैसे दिखाओगे आप? सिंपली ना एक बीम बनाना कि सर ये तो मेरा बीम है, यहाँ पे ये एक वर्टिकल रिएक्शन थी, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड लोड था, यहाँ पे भी एक वर्टिकल रिएक्शन थी, और यहाँ पे आपको यूडीएल लगा था। यहाँ पे आपको क्या लगा था? यूडीएल। यहाँ पे 50 किलोन्यूटन का लोड लगा हुआ था, ये 40 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लगा हुआ था। ये डिस्टेंस 1 मीटर थी, ये डिस्टेंस 2 मीटर थी, ये भी 2 मीटर थी, ठीक है, ये भी 2 मीटर थी। नाउ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन आ रखी थी, ये रिएक्शन कितनी थी? रिएक्शन इधर 20 थी और इधर 70, ठीक है। नाउ हियर रिएक्शन इज ऑफ 20, नाउ हियर रिएक्शन इज ऑफ 20। ये रिएक्शन कितनी थी? दैट इज ऑफ 20 किलोन्यूटन। नाउ दिस इज ऑफ 70 किलोन्यूटन, दिस इज 20 एंड 70। तो देखो कैसे दिखाओगे कैलकुलेशन, सुनो इधर। आप उसको बस सिंपली ऐसे दिखाना, सिंपली ऐसे दिखाना बच्चे कि देखो एडी पोर्शन, नाउ शेयर फोर्स एडी, एडी पोर्शन, ठीक है। एडी पोर्शन की अगर मैं बात करता हूँ, एडी पोर्शन, तो एडी पोर्शन में शेयर फोर्स, नाउ एडी पोर्शन में शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी है? सिंपली भाई सेक्शन है, आपको साइन कन्वेंशन तो पता होगा कि ये अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन है, सेक्शन एक्स एक्स, अगर सेक्शन के लेफ्ट में, सेक्शन के लेफ्ट में आपके फोर्स इधर अपवर्ड और इधर डाउनवर्ड, तो ये शेयर फोर्स मेरे क्या होते हैं? पॉजिटिव। और ये मेरा पर्टिकुलर सेक्शन है एक्स एक्स, इस पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स के लेफ्ट में डाउनवर्ड, राइट में अपवर्ड, तो ये शेयर फोर्स मेरा क्या होता है? नेगेटिव। क्लियर हुआ? ये मेरा पर्टिकुलर सेक्शन एक्स एक्स, अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसे लगे हैं तो ये सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है, और सैगिंग बेंडिंग मोमेंट मेरा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। जो मेरा सैगिंग बेंडिंग मोमेंट होता है वो मेरा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होता है। ये मेरा सेक्शन है, नाउ दिस इज द सेक्शन एक्स एक्स, ये इस पे बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसे लगे हुए हैं, तो मेरा क्या होगा? नाउ बेंडिंग मोमेंट बच्चे मेरा नेगेटिव होगा, बेंडिंग मोमेंट विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव कैसा होगा? दैट इज ऑफ हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। कैसा होगा? दैट इज ऑफ हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है? बेंडिंग मोमेंट भी कैसा होगा मेरा? हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होगा। समझ में आया? अरे इतना तो यार पता ही रहे सभी को। अब देखो सेक्शन एडी की बात करता हूँ, एडी पोर्शन में, तो एडी पोर्शन में मैंने सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, डिस्टेंस दिखा दूंगा ये एक्स, ठीक है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा? यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि भाई एडी पोर्शन में ना शेयर फोर्स, सेक्शन के लेफ्ट में एक फोर्स लगा है, सेक्शन के लेफ्ट में एक फोर्स कितना? 20 अपवर्ड, तो क्या होगा? पॉजिटिव, तो यानी कि +20, ठीक है। एडी पोर्शन होगा। बेंडिंग मोमेंट दिखाना होगा, नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स कितना होगा? अपवर्ड फोर्स 20, ये कैसे मूव करेगा? क्लॉकवाइज, सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज, तो 20 इंटू डिस्टेंस एक्स यानी कि 20 इंटू एक्स, 20 इंटू एक्स, ठीक है। एट ए पॉइंट, अगर मैं ए पॉइंट की बात करता हूं तो एक्स 0 है, तो यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट कितना आ गया मेरा? 0। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 0। और अगर मैं डी पॉइंट पे बात करता हूं, एट डी पॉइंट एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर। एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर, तो 20 दूनी कितना हुआ? 40। नाउ बेंडिंग मोमेंट एट डी पॉइंट इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 40। कितनी वैल्यू आ जाएगी वहां से? नाउ द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज 40। ये निपट गया, मेरा एडी पोर्शन खत्म हो गया। इसी तरह सिमिलरली मैं दूसरा पोर्शन लूंगा, डीबी पोर्शन। नाउ डीबी पोर्शन, नाउ डीबी पोर्शन पे मैं अपना कैसे कैलकुलेशन दिखाऊंगा? इन डीबी पोर्शन। तो डीबी पोर्शन में बच्चे मेरे को देखो कैसे कैलकुलेशन दिखानी है। डीबी पोर्शन मैंने अगेन क्या ले लिया? नाउ वी कट ए सेक्शन एक्स एक्स, और कहां से लेना है मेरे? सेक्शन एक्स एक्स, इस बार यहां से लूंगा। मैं हर क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करके दिखाऊंगा आपको, मैं सिंपली एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन बता रहा हूं, बाकी जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में कैलकुलेशन आपको दिखानी है। क्लियर हुआ? नाउ
डीबी पोर्शन में बच्चे देखो मैं कैलकुलेशन कैसे दिखाऊंगा भाई, डीबी में शियर फोर्स निकालना है मेरे को, तो शियर फोर्स सेक्शन ये रहा, लेफ्ट में एक फोर्स कितना 20, तो प्लस 20, एक डाउनवर्ड कितना लगा है, डाउनवर्ड बच्चे कितना लगा है 50, तो माइनस कितना -50, तो शियर फोर्स कितना हो गया यहाँ से, नाउ द शियर फोर्स इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज ऑफ -30। शियर फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई हो -30, समझ में, इतने किलो न्यूटन शियर फोर्स की वैल्यू होगी -30, इतने किलो न्यूटन। बेंडिंग मोमेंट की बात करूंगा, नाउ बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन x इज कमिंग आउट टू बी 20 लोड लगा था, डिस्टेंस कितनी है x, तो 20 इंटू x प्लस, इसलिए कैसे घूम रहा है सेक्शन के लेफ्ट में क्लॉकवाइज, दूसरा फोर्स लगा कितना 50, कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो x ये थी टोटल डिस्टेंस -2, x -2, बस यहाँ से वैल्यूज निकाल लेना, ठीक है। मैं सारा कैलकुलेशन नहीं करके दिखा रहा आपको, बस सिंपली ना आप ऐसे ना बता देना बच्चे उसको कि भाई एडी पोर्शन में वैल्यू मेरी इतनी थी, ठीक है। आप सिंपली ना साइड बाय साइड उसको ऐसे दिखा देना कि एडी पोर्शन में शियर फोर्स कैलकुलेशन ऐसी थी, बेंडिंग मोमेंट हर एक पॉइंट पे ऐसे आए थे, डीबी पोर्शन में कैलकुलेशन ऐसी थी और इतनी मेरी हर पॉइंट पे वैल्यूज आ रही हैं, तो उसको ना एग्जामिनेशन में उसके पास आपको फिर फुल मार्क्स देने ही होंगे। अदरवाइज फिर मान लो 15 नंबर का सवाल है, 7 नंबर दे दिया, 8 नंबर दे दिए, ऐसे करेगा। आप बस सिंपली कैलकुलेशन दिखाना, इसका फायदा ये होगा कैलकुलेशन दिखाने का कि बाई चांस आपने अगर कहीं पे ना ड्राइंग में गलती भी कर दी, अगर मान लीजिए ये आपने एसएफडी बीएमडी बच्चे ड्रॉ भी किया था और इसको बताते टाइम आपने गलती भी कर दी कहीं पे, इसको बनाते टाइम गलती भी कर दी, तो जो कैलकुलेशंस हैं आपकी वो तो सही होंगी ना, तो आपको मार्क्स तब भी मिल जाएंगे, आपको पूरा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। दोनों चीज सही होंगी तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। 20 नंबर की प्रॉब्लम 20 के 20 देगा, 25 की होगी 25 के 25 देगा, 15 की होगी 15 की 15 मार्क्स आपको देगा, ठीक है। ये फायदा होगा, ये बेनिफिट होगा आपको कैलकुलेशन शो करने का। वहां पे अगर कैलकुलेशन शो नहीं करोगे तो इसका मतलब आइदर या तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे या फिर आपकी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में वो गलती आ ही जाएगी। क्लियर है? अरे क्लियर है, चलो समझ में आया। तो जितने भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के क्वेश्चन थे वो आगे से मेरे को ऐसे ही करने, जितने भी बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के मेरे क्वेश्चन है, जितने भी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्राइंग के मेरे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे मेरे को ऐसे ही करने। क्लियर हुआ? एसएफडी बीएमडी के एक मिनट, जस्ट एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो आप चाहें तो बच्चे इसको नोट कर लो, या टू नोट डाउन, अगर आपकी इच्छा है तो आप नोट कर सकते हैं, या टू नोट डाउन। एसएससी जेईई में आया था 2004 के अंदर, काफी क्वेश्चंस देखेंगे हम एसएफडी बीएमडी के। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस, आफ्टर दैट ये ड्राइंग देख लीजिएगा कैसे कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस। और ये बच्चे मेरा कैलकुलेशन पार्ट मैंने पूरा नहीं बताया, बस सिंपली आपको समझाने के लिए कि कैसे शो कर रही है, वैसे आप दिखा सकते हैं वहां पे कैलकुलेशंस। क्लियर है? चलिए ठीक है, इतना नोट कर लिया आपने। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू। एक और बात, नीचे ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, एसएससी मेंस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक होगा, वो वहां पे कर लीजिएगा। डाउनलोड एप्लीकेशन का भी लिंक होगा, उसको डाउनलोड कर लेना। जितने भी सोशल मीडिया सारे वहां पे ज्वाइन करना, आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।